नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के शहर हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख और स्थानीय संवाददाता एक सप्ताह पहले नहर में इनोवा कार गिरने की घटना को साधारण दुर्घटना मानने को तैयार नहीं थे। उस हादसे में 4 लोगों की नहर में डूबकर मौत हो गई थी। 3 एक ही परिवार के सदस्यों में पति पत्नी और उनकी बेटी के अलावा एक लिफ्ट लेकर सफर कर रही अपरिचित महिला थी। ब्यूरो प्रमुख ने स्थानीय संवाददाता से इस बारे में अपना तर्क देते हुए कहा, माना कि इंदिरा गांधी मेन कैनाल में अक्सर गाड़ियों के गिरने की दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं, परंतु यह भी उतनी ही कड़वा सच है कि वैसी घटनाओं को लेकर पुलिस भी ज्यादा छानबीन नहीं करती, महज एक हादसा बताकर आगे की जांच बंद कर देती है। 8 फरवरी की रात को हुई इस घटना को एक हादसा कहकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। स्थानीय संवाददाता बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक तो इनोवा भारी भरकम कार, ऊपर से उसमें बैठे 4 लोग, तो फिर अचानक कैसे खिसक जाएगी। ब्यूरो प्रमुख बोले, और हाँ, कार तो सड़क के किनारे उबड़-खाबड़ पटरी पर खड़ी की गई थी। संवाददाता ने सुझाव दिया, ऐसा करते हैं कि हम लोग घटनास्थल पर वैसी ही एक कार लेकर चलते हैं और उसे पटरी पर लगाकर देखते हैं कि वह अपने आप कैसे खिसक सकती है, कितनी दूरी तक जा सकती है। एक इनोवा किराए पर लो और कल ही वहां चलने का प्रोग्राम बना। हमें पुलिस प्रशासन को सचेत करना होगा, वरना आगे भी दुर्घटनाएं होती रहेंगी और वे फाइलों में बंद होती रहेंगी। ब्यूरो प्रमुख के इस निर्णय का संवाददाता ने एक आदेश की तरह पालन किया और फिर दोनों अगले ही रोज इनोवा कार लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने सुरक्षा के लिए कार को पीछे से एक रस्से के सहारे बांध रखा था। रस्से को ढीला कर इनोवा को अपने आप खिसकने के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह क्या कार टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि उसे हल्का सा धक्का भी दिया गया और कई एंगल से हिला-डुला कर देखा गया, कार वहीं रुकी रही। 2 पत्रकारों द्वारा किए गए इस प्रयोग की खबर अगले दिन समाचार पत्र में प्रमुखता से मुख्य पृष्ठ पर छपी। उसमें 1 हफ्ते पहले हुई इनोवा कार हादसे को एक सुनियोजित घटना बताया गया। यह भी कहा गया कि किसी साजिश के तहत कार को कैनाल में ढकेला गया होगा। आशंका जताई गई कि कार में सवार से किसी के साथ दुश्मनी होगी, कारण कार ड्राइव करने वाला व्यक्ति भी हादसे के बारे में साफ जानकारी नहीं दे पाया था। खबर पढ़कर लोग चौंक गए, वे तरह तरह की चर्चा करने लगे। किसी ने उस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का तर्क दिया, तो किसी ने पुलिस पर निकम्मेपन का दोष मढ़ दिया। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर भी इस खबर का असर हुआ। वैसे पुलिस के आला अधिकारी पहले से ही इस घटना को शंका की निगाह से देख रहे थे। घटना के 8 दिन बाद मृतक रेणु के भाई रमेश प्रसाद विजयनगर में हनुमानगढ़ पुलिस थाना गया। वह सिडाना निवासी जगदीश प्रसाद का बेटा था। उसने इनोवा कार ड्राइवर रमेश स्वामी के खिलाफ लापरवाही से कार चलाने की शिकायत दर्ज करा दिया। शिकायत में रमेश प्रसाद ने लिखा कि कार चालक की लापरवाही की वजह से ही उसकी बहन रेणु अरोरा, बहनोई विनोद अरोरा और भांजी इशिका अरोरा समेत एक अन्य महिला सुनीता भाटी की मौत हुई। उसने चालक पर जानबूझकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। चालक को मृतक व्यक्ति का दोस्त और एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करने वाला बताया। इस आरोप के आधार पर धारा 304 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया। मामले को एसपी प्रीति जैन ने गंभीरता से लेते हुए जांच की जिम्मेदारी रणवीर सिंह मीणा को सौंप दिया। साथ ही हनुमानगढ़ के डीएसपी प्रशांत कौशिक और साइबर सेल के हेड कांस्टेबल वाहेगुरु सिंह रिछपाल सिंह को सहयोगी के तौर पर उनके साथ लगा दिया। उसके बाद पुलिस मुस्तैदी से जांच करने लगी। साइबर सेल टीम ने कार चालक रमेश स्वामी के मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकलवाई। पिछले 10 दिनों के भीतर मोबाइल पर हुई उसकी तमाम बातचीत की स्टडी किया। उसी सिलसिले में रमेश की कुछ संदिग्ध कॉल की भी जानकारी मिली।
साइबर सेल टीम चौंक गई कि इनोवा कार विनोद की ही थी। तब रमेश ने उस बारे में रामलाल नायक नाम के व्यक्ति से क्यों बातें की थी, रामलाल के मोबाइल नंबर की लोकेशन लखोपाली की थी। पुलिस ने रामलाल को उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर थाने बुला लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह पिछले कई सालों से रमेश स्वामी का खेत बटाई पर जोता करता था। रमेश स्वामी पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था। उसने भी रामलाल की बातों की पुष्टि कर दिया। उसके बाद आगे की जांच के लिए रामलाल को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जब रामलाल पर उसकी रमेश के साथ फोन पर हुई बातचीत को विस्तार से जानने के लिए सख्ती किया, तब उसने बताया कि उसने एक सहयोग मांगा था। उसके लिए वह तैयार भी हो गया था। रमेश के कहने पर घटना के दिन रामलाल शाम ढलते ही इंदिरा गांधी मेन कैनाल पर पहुंच गया था। रमेश स्वामी ने जब गाड़ी पटरी पर खड़ी की तब रामलाल वहीं पास में अंधेरे में खड़ा था। रमेश कार में बैठे लोगों को क्या कहकर उतरा था, रामलाल को नहीं मालूम, लेकिन रमेश ने रामलाल के पास आकर कार को पीछे धक्का देने के लिए कहा था। उसने धक्का देने के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं समझी। उसके कहे अनुसार उसने जोर से धक्का लगा दिया। बताया कि कार के थोड़ा हिलने के बाद रमेश स्वामी ने उसे वहां से चले जाने को कहा और खुद कार की दूसरी ओर चला गया। उसके बाद रमेश स्वामी और रामलाल कहाँ गए इसका खुलासा नहीं हो पाया था। इस मामले में पुलिस के सामने यह सवाल खड़ा था कि आखिर इनोवा कार को रमेश और रामलाल ने जानबूझकर क्यों पीछे से धकेला। कार के हिलने के बाद रमेश वहां से थोड़े समय के लिए क्यों चला गया। उसने रामलाल को धक्का देने के तुरंत बाद क्यों चले जाने को कहा। रामलाल ने कार के धक्का देने के बारे में उससे कुछ भी क्यों नहीं पूछा। इन सवालों के कुछ जवाब से पुलिस के सामने एक और सच्चाई सामने आई। उस सच में एक दोस्त की दगाबाजी भी उजागर हो गई। जांच की दूसरी कड़ी के तौर पर शिकायतकर्ता रमेश प्रसाद से कुछ अन्य जानकारियां जुटाई जाने लगी। उसके बहनोई की मौत परिवार समेत हो गई थी। प्रसाद ने बताया कि उसके बहनोई विनोद कुमार पिछले कुछ महीने से काफी मानसिक तनाव में थे। 4 बीघा खेती की जमीन खरीदने की बात करते रहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने एक बहुत ही खास दोस्त रमेश को 15 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। यह बात बीते साल 2020 के अगस्त माह में कोरोना का असर कम होने के समय की थी। बताते हैं कि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाने से वह बहुत परेशान चल रहे थे। प्रसाद की इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने विनोद कुमार के दोस्त रमेश स्वामी को भी संदिग्ध मानते हुए अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पुलिस के सामने अब कुछ तस्वीर साफ होती नजर आने लगी थी। रमेश से जमीन की खरीद बिक्री संबंधी सवाल पूछे गए, जिसमें जमीन से लेकर उसके लिए पैसे के लेन देन की भी बातें थीं। पहले तो रमेश दोस्त की आकस्मिक मौत का मातम मनाते हुए खुद को निर्दोष बताता रहा। काफी समय तक एक दोस्त खोने का रोना रोता रहा। लेकिन जब पुलिस ने खेती की जमीन के लिए एडवांस और रजिस्ट्री नहीं होने की बात सख्ती से पूछी तो वह टूट गया। उसने बताया कि वह जमीन विनोद के नाम रजिस्ट्री नहीं कर सकता था, क्योंकि जमीन उसके पिता के नाम थी। उसने यह भी बताया कि जमीन का सौदा 25 लाख रुपए में हुआ था। उसे एडवांस में 15 लाख मिले थे। एडवांस की एक कच्ची रसीद बनाई गई थी, बाकी पैसे रजिस्ट्री के समय मिलने थे। रमेश से पूछताछ के सिलसिले में जमीन के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में चिन्हित होने की भी बात सामने आई। बताते हैं कि इस कारण जमीन की कीमत एक झटके में कई गुना बढ़ गई थी। इस आधार पर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रमेश के मन में अधिक मुनाफे का लालच आ गया होगा और रजिस्ट्री नहीं होने की बहानेबाजी पर उतर आया होगा। रमेश और विनोद एक शिक्षण संस्थान SKM में नौकरी करते थे। वहां विनोद कुमार अकाउंटेंट थे, जबकि रमेश स्वामी क्लर्क के पद पर तैनात था। विनोद एकदम शांत स्वभाव के थे, तो वहीं स्वामी का स्वभाव उनके उलट था, लेकिन उनकी दोस्ती की सभी मिसाल देते थे। विनोद कुमार के साले प्रसाद ने पुलिस को उनकी परेशानी में कही हुई एक और बात बताई। बहनोई ने एक बार कहा था कि उसके दोस्त ने उसके पीठ में खंजर घोंपा है, वह पैसा वापस नहीं कर रहा है, केवल बहाने बनाता है। एडवांस की रकम वापसी नहीं किए जाने को लेकर भी पुलिस ने रमेश से पूछताछ किया।
इस पर रमेश ने बताया कि उसने दिसंबर 2020 के अंत में पैसा लौटाने का वादा किया था, लेकिन उसकी नीयत में खोट आ गई थी। पैसा लौटाने के बजाय उसने विनोद के मुंह को हमेशा के लिए बंद करने की खतरनाक योजना बना ली थी। ऐसा निर्णय लेने के बारे में उसने बताया कि बार बार पैसा मांगने से वह तंग आ गया था। उसे लेकर ऑफिस के सभी लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे, जबकि विनोद को ईमानदार बताते थे। रमेश के अनुसार पैसे वापसी को लेकर उसकी आखिरी खुशनुमा मुलाकात ऑफिस में ही हुई थी। रमेश ने माफी मांगते हुए मात्र 3 दिनों में ही पैसा लौटाने का आश्वासन दिया था। उस दिन दोनों ने कई महीने बाद ऑफिस में एक साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पिया। उनके बीच महीनों से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो गए थे। विनोद खुश हो गए थे कि उनका पैसा मिलने वाला है। मिलने वाले पैसे को लेकर उन्होंने मन ही मन कुछ योजनाएं भी बना ली थीं। इससे अलग रमेश के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने रकम लौटाने का वादा तो कर लिया था, लेकिन सच तो यह था कि रकम उसके पास नहीं थी। पलक झपकते ही 2 दिन गुजर गए। रमेश के हाथ खाली ही थे। उसने नया बहाना बनाया। चौथे दिन विनोद के घर पहुंच गया। विनोद ने प्यार से उसे बिठाया और पत्नी को उसके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहा, लेकिन रमेश मना करता हुआ मायूसी से बोला, दोस्त, मैं अपने वायदे पर खरा नहीं उतर पाया हूँ। मैंने अपने सभी बकायेदारों के यहाँ तकादा कर लिया, सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनमें 3 तो अनाज के व्यापारी हैं। उन्होंने मार्च के बाद ही रकम लौटाने की बात कही है। भैया चलो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जो चाहे सजा दिलवा दो। विनोद बोल पड़े, ऐसी बात क्यों करते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं थाना पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। रमेश ने एक और आश्वासन दिया, नहीं भाई, मैं तुम्हारा और ज्यादा नुकसान नहीं होने दूंगा। अब मैं सारी रकम का ब्याज भी दूंगा। ब्याज के साथ मूल रकम अप्रैल 2021 तक मिल जाएगी। रमेश की बातें सुनकर विनोद को मन मारना पड़ा। उनके पास न तो कोई मजबूत कागजात थे और न वह किसी कानूनी विवाद में पड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मूल रकम ही मिल जाए वही काफी है। वह यह भी जानते थे कि अगर रमेश पर ज्यादा दबाव बनाया तो वह मूल रकम से भी मुकर सकता है। विनोद का मन एक बड़ी रकम के फंस जाने से दुखी था, जबकि रमेश स्वामी के दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। वह खुश था कि विनोद उसके जाल में फंस गया है। हालांकि इसके अलावा एक और सच्चाई थी, जिसे रमेश ने पुलिस के सामने कबूल कर ली थी। उसने तय कर लिया था विनोद को इस दुनिया से ही चलता कर देगा। इसके लिए वह उधेड़बुन करता रहा कि कैसे विनोद की मौत को स्वाभाविक मौत में बदला जाए। उसे अचानक एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी मेन कैनाल के बारे में मालूम था, जिसमें कई वाहनों की जल समाधि हो चुकी थी। उस हादसे की पुलिस विशेष जांच नहीं करती थी और वैसे हादसों की फाइल पर मर्ग दर्ज कर मामले को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता था। इसी तरह की रमेश ने योजना बनाई। नए साल 2021 की शुरुआत हो चुकी थी। विनोद अपनी बड़ी बेटी रिया को सीकर ले जाना चाहता था। वहां उसे एक कोचिंग संस्थान में दाखिला करवाना था। हालांकि उसके पास खुद की इनोवा कार थी, लेकिन उससे वह दूर की यात्रा के लिए खुद ड्राइव नहीं करता था। उसे रमेश के बारे में पता था कि वह कार अच्छी तरह ड्राइव कर लेता है। उसके साथ वह पहले भी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। इस बारे में विनोद ने रमेश से बात किया। वह झट तैयार हो गया। उसे मानो मुहमांगी मुराद मिल गई थी। तय प्रोग्राम के अनुसार विनोद अपनी पत्नी रेणुका, बड़ी बेटी रिया, छोटी बेटी इशिका के साथ 8 फरवरी को इनोवा से सीकर के लिए निकल पड़े। कार रमेश स्वामी ने ड्राइव किया। वे 3.5 घंटे में सीकर पहुंच गए। वहां रिया का दाखिला हो गया। अब उनके लौटने की बारी थी। इसी बीच विनोद कुमार के एक जानकार संदीप भाटी ने फोन कर बताया कि उसकी पत्नी सुनीता भाटी इन दिनों सीकर में है, सो उसे भी वह अपनी गाड़ी में साथ लेते आए। उन्होंने सुनीता के मिलने की जगह भी बता दिया। शाम होने से करीब 1 घंटा पहले विनोद सीकर से वापस लौट पड़े। इस बार कार में बेटी रिया की जगह सुनीता थी।
थोड़ी देर गाड़ी ड्राइव करने के बाद रमेश स्वामी ने चाय नाश्ता करने की इच्छा जताई। सभी एक ढाबे के पास रुके। उस दौरान रमेश उनसे दूर जाकर फोन पर किसी से बातें करता रहा। रात के 10 बज चुके थे। विनोद की कार लखुवाली गांव से गुजरते हुए नहर के पुल पर पहुंच गई। नहर करीब 35 फीट गहरी है। पुल से करीब 1 किलोमीटर आगे मेन रेगुलेटर बना हुआ है। उससे अन्य नहरों में पानी बहा दिया जाता है। रमेश ने कार को मेन सड़क से हटाकर कैनाल की पटरी पर खड़ा कर दिया। वह नीचे उतर गया। बाकी लोग नींद में कार में ही बैठे रहे। विनोद ने सोचा कि वह शायद पेशाब वगैरह के लिए उतरा होगा। वह भी नींद में था, थकावट भी महसूस कर रहा था। कुछ मिनट में ही कार खिसकने लगी। देखते ही देखते कार नहर में जा गिरी। खिसकती कार से सुनीता ने अपने पति संदीप को फोन किया था। अनहोनी की आशंका के साथ जब वे कैनाल के पास पहुंचे तब तक वहां तो अनहोनी हो चुकी थी। लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। उन्हीं में से किसी ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। रात होने और काफी अंधेरा होने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर सकी थी। घना कोहरा भी छा गया था। अगले रोज 9 फरवरी 2021 को पुलिस ने गोताखोरों और क्रेन की मदद से इनोवा कार बाहर निकाली। उसमें 4 सवार भी थे। उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उसे सीधे सीधे हादसा करार देते हुए फाइल तैयार की और मीडिया को इसकी जानकारी दे दिया। कुछ दिनों बाद कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण इलाके में कोरोना कर्फ्यू लग गया। भारी संख्या में पुलिस बल व्यस्त हो गए। नतीजतन इस मामले की जांच पड़ताल थम गई। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद इस मामले की सुनवाई जून महीने से दोबारा शुरू की गई। तमाम तरह की पूछताछ के बाद रामलाल और रमेश स्वामी को 12 जुलाई 2021 को अदालत में पेश किया गया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।